दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज का जो हमारा वीडियो होगा ये आपका सी टेट प्राथमिक स्तर और सी टेट जूनियर स्तर की जो परीक्षा आगामी 2020-21 में होने वाली है उस परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर आपको 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। और इस 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पहले पार्ट का पहला वीडियो होगा। और इस 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपको डेली जो वीडियो मिलेंगे वो 50-50 प्रश्नों के मिलेंगे। तो दोस्तों इस 50 प्रश्न में आपको सभी विषयों से 10-10 प्रश्नों को छांट करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया जाएगा। तो आज हमारा जो वीडियो है ये आपका पेपर 2 के लिए होगा, अर्थात सोशल साइंस वाले के लिए होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्राथमिक स्तर में सी टेट में आपका 5 सब्जेक्ट होता है। बाल विकास मनोविज्ञान पहला होता है, दूसरा होता है आपका हिंदी, तीसरा होता है आपका अंग्रेजी और चौथा होता है आपका गणित और पांचवा होता है आपका पर्यावरण अध्ययन। तो 5 सब्जेक्टों से मिलाकर के 50 प्रश्न बनेंगे। और पेपर 2 में आपका बाल विकास मनोविज्ञान से 10 प्रश्न, हिंदी से 10 प्रश्न, अंग्रेजी से 10 प्रश्न और आपके 20 प्रश्न होंगे सामाजिक अध्ययन से आपके आर्ट वाले बच्चों के लिए। और साइंस वाले बच्चों के लिए आपका मैथ और साइंस से 20 क्वेश्चन होंगे। तो ये 50 प्रश्न हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का उसी के क्रम में आज का जो हमारा वीडियो होगा ये आपका 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज सी टेट के लिए जो चलाया जा रहा है हमारे इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर, उसके पहले पार्ट का पहले वीडियो का आज हमारा पेपर 2 के लिए सुपर 50 होगा। और इसमें डेली आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और ये प्रश्न तब तक लगातार मिलते रहेंगे जब तक कि 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इस चैनल पर कंप्लीट ना हो जाए, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। और उन्हीं प्रश्नों की आपको इसमें शामिल किया जाएगा जो बेहद ही महत्वपूर्ण है और कई बार लगातार सी टेट की परीक्षाओं में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में लगातार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज के इस सुपर 50 के पहले पार्ट के पहले वीडियो का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। पहला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय का एक उद्देश्य है। पहला, शिक्षकों का सुधार करना, दूसरा छात्रों का सुधार करना, तीसरा प्राथमिक पाठ्यक्रम का संशोधन करना और चौथा प्राथमिक कक्षाओं की उपेक्षा करना। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा जो विकल्प है छात्रों का सुधार करना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राथमिक विद्यालय का उद्देश्य हमेशा यही होता है कि छात्रों का सुधार किया जा सके, छात्रों का भला किया जा सके, इसलिए आपका पहले नंबर के प्रश्न में दूसरा जो विकल्प है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, सहपाठी शिक्षण के विषय में निम्न में से कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है। पहला, शिक्षा में व्यक्तित्ववाद को समाप्त किया जाए, दूसरा शिक्षा से प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जाए, तीसरा समरूपी समूह शिक्षण ही प्रजातंत्र का मूलाधार है और चौथा छात्र अपने मित्र समूह से अधिक प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका चौथा जो विकल्प है छात्र अपने मित्र समूह से अधिक प्रभावित होते हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सहपाठी शिक्षण के विषय में छात्र अपने मित्र समूह से अधिक प्रभावित होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं गैंग एज होता है, यानी कि गैंग एज में बच्चे अपने जो समूह होता है अपने हम उम्र के बच्चों के साथ, यानी कि अगर 10 साल का लड़का है, 10 साल का बच्चा है तो 10 साल के बच्चों के साथ ही वो ज़्यादा घुल मिल कर बातचीत करेगा और अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा और हर एक अपनी बातों को शेयर करेगा। तो दोस्तों इसलिए आपका दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, विद्यालय में पढ़ने वाले बालक में समायोजन का मुख्य आधार क्या है। पहला, आवश्यकताओं का उपयुक्त समन्वय, दूसरा उत्कृष्ट सामाजिक दक्षता, तीसरा उत्कृष्ट अनुकूलनशीलता, चौथा व्यक्तिगत समायोजन। तो दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प उत्कृष्ट अनुकूलनशीलता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विद्यालय में पढ़ने वाले बालक में समायोजन का जो सबसे मुख्य आधार होता है वह यह होता है कि बच्चा किस प्रकार से अपने आप को विद्यालय के वातावरण के साथ अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, अपने आप को समायोजित कर लेता है और उसकी अनुकूलनशीलता कितनी उत्कृष्ट है, यही सबसे ज़्यादा मुख्य आधार होता है विद्यालय में पढ़ने वाले बालक के लिए। तो दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपका, समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान कोई बालक उन सभी सामाजिक मानकों का अनुसरण करता है जो पहला उसके निकटस्थ होते हैं, दूसरा उसे निकट भविष्य में सुरक्षा प्रदान करते हैं, तीसरा उसे संतुष्टि प्रदान करते हैं और चौथा उसके प्रेरकों को शांत करते हैं। तो दोस्तों चौथे नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा जो विकल्प है उसे संतुष्टि प्रदान करते हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान बालक सामाजिक मानकों का अनुसरण तभी करेगा जब उसको संतुष्टि मिलेगी।
तो दोस्तों इस प्रकार से आपका चौथे नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है नकारात्मक संवेगों का नियंत्रण करने हेतु उपयुक्त साधन है। पहला नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाले उद्दीपकों को एक एक करके पृथक कर दिया जाए। दूसरा, अन्य व्यक्तियों से परामर्श किया जाए जो मिलते जुलते संवेगों के पूर्व शिकार हो चुके हैं। तीसरा, सदैव प्रसन्नतादायी कार्यों में लिप्त रहा जाए। और चौथा, नकारात्मक चिंतन का परित्याग किया जाए। तो दोस्तों पांचवें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सदैव प्रसन्नतादायी कार्यों में लिप्त रहा जाए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नकारात्मक संवेगों का नियंत्रण करने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है सदैव प्रसन्नतादायी कार्यों में लिप्त रहा जाए। यानी कि अगर कोई बच्चा नकारात्मक संवेग को ग्रहण कर रहा है, जैसे उसमें कुछ बुरी आदतें हैं, तो उसकी बुरी आदतों को खत्म करने के लिए उसको अब ये प्रयास किया जाएगा कि वह बच्चा हमेशा प्रसन्न रहे, जिससे कि उसकी आदतें धीरे धीरे जो बुरी आदतें हैं वो खत्म होने लगेंगी। उसी को नकारात्मक संवेग कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका पांचवें नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपका बालक की अवांछनीय रुचियों को समाप्त करने के लिए निम्न में से क्या कार्य किया जाना चाहिए। पहला, उसे रुचि संबंधी अभ्यास एवं पुनरावृत्ति के अवसर तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिए जाएं। दूसरा, उन्हें अन्य प्रभावों प्रेरकों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तीसरा, जब तक बालक परिपक्वता तक पहुंचे प्रतीक्षा की जाए। चौथा, अभ्यास को दंड के प्रभाव से दबाया जाए। तो दोस्तों छठवें नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प उन्हें अन्य प्रभावों प्रेरकों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई बालक है और उसमें अवांछनीय यानी कि अवैध रुचियां, जैसे कि कुछ गलत चीजें हैं जो उसकी रुचि बनती जा रही है, तो उस रुचि को समाप्त करने के लिए बालक में उसको अन्य जो प्रभावी प्रेरक है, जैसे कि बालक को जरूरी नहीं होता है कि किसी एक ही चीज में उसका मन लगा रहे, अगर किसी और चीज में भी उसका मन लगता है तो उसको उस बुरी आदत को छुड़ाने के लिए उसके जो अच्छा लगता है उस प्रकार के प्रेरकों द्वारा प्रतिस्थापित करके उसकी जो मानसिक विचारधारा है उसको उसके प्रसन्नतादायी विचारों के प्रति डाइवर्ट करके उसकी अवांछनीय रुचियों को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए आपका छठवें नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। सातवां प्रश्न है बालक के बड़ा होने के साथ साथ उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां पहला अनेक रूपों में विकसित होने लगती हैं। दूसरा, निश्चित रूप से विकसित होने लगती हैं। तीसरा, संख्यात्मक दृष्टि से सीमित हो जाती हैं किंतु उनमें गुणात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगते हैं। चौथा, संख्यात्मक एवं गुणात्मक रूप से अपरिवर्तित बनी रहती हैं। तो दोस्तों सातवें नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा जो विकल्प है निश्चित रूप से विकसित होने लगती है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बालक जैसे जैसे उसका विकास वृद्धि होता रहता है, उसमें वृद्धि और विकास होने लगती है, वैसे वैसे उस बालक में रुचि संबंधी प्रवृत्तियां भी निश्चित रूप से विकसित होने लगती हैं। इसलिए आपका सातवें नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। आठवां प्रश्न है प्रभावी संप्रेषणकर्ता के रूप में आप निम्न में से सबसे पहले किस बात का चयन करेंगे। पहला, उचित माध्यमों का। दूसरा, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना का। तीसरा, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। चौथा, संचार के लिए विभिन्न माध्यमों की पहचान करना। तो दोस्तों आठवें नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प उचित माध्यमों का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभावी संप्रेषणकर्ता के रूप में हम सबसे ज्यादा उचित माध्यमों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जिससे कि हमारी जो संप्रेषणकर्ता है वो मैक्सिमम जो है वो प्रभावशाली हो सके। क्योंकि जब किसी भी बात को हम बोलेंगे या किसी के सामने अपनी बात को रखेंगे तो वो इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आकर्षित हो जाए, तभी जाके आपकी बातों को गहनता से वो सुनेगा, समझेगा। नहीं तो अगर आपकी प्रभावशाली संप्रेषणकर्ता आप नहीं हैं, आपकी बातों को कोई ध्यान नहीं देगा और आप जो भी कहेंगे उसको सभी लोग इग्नोर करके निकल जाएंगे। इसलिए आपका आठवें नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प उचित माध्यमों का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपको छात्रों की ओर से सदैव यह शिकायतें मिलती रहती हैं कि आप कक्षा में पढ़ाते समय जल्दी जल्दी बोलते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है पहला, उपलब्ध समय कम है। दूसरा, आप में आत्मविश्वास की कमी है। तीसरा, छात्र आदी हो गए हैं। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 9वें नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप में आत्मविश्वास की कमी है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई छात्र अगर शिकायत करता है कि सर बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो इस जल्दी जल्दी बोलने के पीछे मेन कारण यही होता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। क्योंकि जिसमें भी आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी वो बहुत ही आराम से एक एक पॉइंट को समझाता जाएगा और बच्चे भी समझते जाएंगे और कक्षा में रुचियां बनी रहेंगी और बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से अधिगम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका 9वें नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प आप में आत्मविश्वास की कमी है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10वां प्रश्न है किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि बनाने के लिए सदैव आवश्यक है। पहला, मानसिक व्यायाम। दूसरा, एकात्मक परीक्षण। तीसरा, एक वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य। और चौथा, शिक्षक द्वारा नववर्धित अधिगम।
तो दोस्तों 10वें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा जो विकल्प है, एक वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रवृत्ति बनाने के लिए हमेशा आपका एक वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य होना बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही नितांत आवश्यक है। इसलिए आपका 10वें नंबर के प्रश्न में एक वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके सुपर 50 के पहले 10 प्रश्न जो है वो कंप्लीट हुए बाल विकास मनोविज्ञान के। अब जो दूसरे 10 प्रश्न होंगे वो आपके हिंदी भाषा से होंगे, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों हिंदी भाषा में आपका पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में व्याकरण के ज्ञान से भाषा के प्रयोग में आती है पहला कुशलता, दूसरा अकुशलता, तीसरा व्यवहारिकता और चौथा व्याकरणिता। तो दोस्तों आपका पहले प्रश्न में, हिंदी भाषा के पहले प्रश्न में जो सबसे सही विकल्प होगा इन चारों विकल्पों में, वो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, कुशलता। क्यों? क्योंकि भाषा शिक्षण में व्याकरण के ज्ञान से भाषा के प्रयोग में कुशलता प्राप्त होती है। अर्थात अगर आपको हिंदी भाषा में व्याकरण की जानकारी है तो आप हिंदी भाषा के जो बोलचाल की भाषा है, इसके अलावा जो भाषा पे आपकी पकड़ होगी वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी और बहुत कुशलता से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं कहीं भी। तो इसलिए भाषा शिक्षण में व्याकरण के ज्ञान से भाषा की कुशलता पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए आपका भाषा के प्रयोग में कुशलता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए आपका हिंदी के पहले प्रश्न में पहला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से क्या एक शुद्ध वाक्य है? पहला, उसने एक फूलों की माला बनाई। दूसरा, मुर्दे गाड़े और जलाए जाते हैं। तीसरा, मैं मेरे घर जाता हूँ। चौथा, कबीर को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। तो दोस्तों इस दूसरे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा, कबीर को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो चारों विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में चौथा जो विकल्प है, कबीर को हिंदी का पहला कवि माना जाता है, यही सबसे शुद्ध और सटीक वाक्य है, अर्थ विन्यास, वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से। तो इसलिए आपका दूसरे नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों तीसरा प्रश्न है आपका हिंदी भाषा में, श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की उपयुक्त विधा कौन सी है? पहला पद्य, दूसरा कहानी, तीसरा गद्य, चौथा नाटक। तो दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, पद्य। क्यों? क्योंकि श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की सबसे उपयुक्त विधा पद्य होता है। क्योंकि किसी भी बात को अगर किसी पद्य के माध्यम से, किसी कविता के माध्यम से बताया जाता है तो कोई भी बालक बहुत ही आसानी से उसको समझ सकता है और वो उसके दिलो दिमाग में छा जाती है चीज़ें। इसलिए कभी भी श्रोता को अगर पद्य के माध्यम से समझाया जाएगा तो वो आसानी से समझ लेगा, जबकि गद्य के माध्यम से समझाएंगे तो वो बहुत ही लंबा और डिटेल हो जाता है। इसलिए गद्य के माध्यम से समझाने से बेहतर होता है पद्य की भाषा में समझाया जाए, और पद्य की भाषा में चाहे दोहा हो, कविता हो, कुछ भी हो, उस माध्यम से आप समझाएंगे तो बालक बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी समझ लेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका तीसरे नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपका हिंदी भाषा में, भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। पहला भाषा, दूसरा रचना, तीसरा कविता, चौथा गद्य। तो दोस्तों चौथे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, रचना। क्यों? क्योंकि भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति आपका रचना से होता है। क्योंकि आप अपने भावों और विचारों की जो अभिव्यक्ति है उसको किस प्रकार से करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई रचना करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी भाव या विचार जो भी आपके अंदर है उसको आप उस रचना के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसलिए आपका चौथे नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प रचना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपका, बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन है। पहला व्यवहार परिवर्तन, दूसरा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन, तीसरा व्यक्तिगत प्रेरणाओं में परिवर्तन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पांचवें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन। क्यों? क्योंकि बच्चा जब कोई भी चीज़ सीखेगा तो उसमें उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, तभी जाकर उसको ये पता चलेगा कि उसने क्या सीखा है। तो दोस्तों कोई भी नया चीज़ कोई भी आदमी सीखता है तो उसमें तभी माना जाता है कि वो सीखा है जब उसमें प्रभावपूर्ण रूप से परिवर्तन हो रहा हो। इसलिए आपका पांचवें नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प व्यवहार परिवर्तन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपका हिंदी भाषा में, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय है। पहला बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, दूसरा बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाना, तीसरा बच्चों में व्याकरण से संबंधित ज्ञान को बढ़ाना, और चौथा ये सभी। तो दोस्तों छठवें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका
दूसरा विकल्प सही हो जाएगा बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाना। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाना बिल्कुल लाभप्रद होगा। इसलिए आपका 6वें नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 7वां प्रश्न है आपका हिंदी भाषा में, रचना में शब्दों को किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? पहला सुव्यवस्थित रूप में, दूसरा अभिव्यक्ति के रूप में, तीसरा भावात्मक रूप में और चौथा अभिव्यंजनात्मक रूप में। तो दोस्तों 7वें नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प अभिव्यक्ति के रूप में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और क्यों होगा? क्योंकि कोई भी रचना आप करेंगे, कोई भी रचना अगर कोई भी चाहे गद्य हो, चाहे पद्य हो, चाहे कोई भी नाटक हो, अगर आप उसकी रचना करते हैं, उसको लिखते हैं, तो उसमें जो शब्दों का रूप होगा वह आपके अभिव्यक्ति के रूप में होगा। क्योंकि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं उस रचना के माध्यम से, तभी जाके वो रचना रची जा रही है। इसलिए आपका 7वें नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। पहला सुनना पढ़ना, दूसरा सुनना बोलना, तीसरा बोलना लिखना और चौथा पढ़ना लिखना। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। तो दोस्तों 8वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा जो विकल्प है बोलना लिखना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि भाषा के अभिव्यक्तात्मक यानी कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं किसी दूसरे के सामने, तो या तो आप बोल कर करेंगे या फिर लिख कर करेंगे। इसलिए अभिव्यक्तात्मक कौशल मतलब होता है कि आप किसी और को अपने विचारों से अवगत करा रहे हैं। तो आपकी अपने विचारों को किसी से अवगत कराना है तो या तो आप लिख करके बताएंगे या फिर बोल करके बताएंगे। इसलिए आपका 8वें नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आपका, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। दोस्तों पहला है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, दूसरा भाषिक नियमों के ज्ञान पर, तीसरा समय व अवधि पर और चौथा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो दोस्तों 9वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। क्यों? क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता तभी मानी जाएगी जब आप समस्याओं के कारणों की सही पहचान करेंगे, तभी जाकर उस समस्या का समाधान कर पाएंगे। जब तक आप किसी भी समस्या को नहीं समझ पाएंगे कि वो समस्या क्या है, तब तक आप उसका उपचार नहीं कर पाएंगे। और उपचारात्मक शिक्षण का सफलता तभी माना जाएगा, तभी उसकी सफलता मानी जाएगी कि आपने उस समस्या का समाधान कर दिया है, जब आप उस समस्या के सही कारणों की पहचान कर लेंगे। इसलिए आपका 9वें नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10वां और आखिरी प्रश्न होगा आपका हिंदी भाषा में इस वीडियो में, कविता का मुख्य लक्ष्य है। पहला शब्द भंडार में वृद्धि करना, दूसरा उच्चारण दोषों को सुधारना, तीसरा भाषा एवं सहानुभूति करना और चौथा कविता का सरलार्थ बताना। तो दोस्तों 10वें प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प कविता का सरलार्थ बताना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कविता का मुख्य लक्ष्य यही होता है कि कविता को कितनी सरल भाषा में बच्चों को बता दिया जाए। यानी कि 4 लाइन की कविता है तो उसको कितनी सरल भाषा में, कितनी सरलता से बालकों को समझा दिया जाए, यही कविता का मुख्य लक्ष्य होता है। न कि कविता का मुख्य लक्ष्य ये कभी नहीं होता है कि शब्दों में भंडार वृद्धि हो या उच्चारण दोषों को सुधारा जाए या भाषा में सहानुभूति करना, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। कविता का मुख्य लक्ष्य हमेशा यही होगा कि कविता को कितनी सरल भाषा से सरलता पूर्वक बच्चों को समझा दिया जाए और बच्चे उस कविता का अर्थ के साथ साथ उसके भाव और विचारों से अवगत हो सकें। यही आपका कविता का मुख्य लक्ष्य होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका हिंदी भाषा का 10 प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट में। तीसरा पार्ट होगा आपका अंग्रेजी भाषा का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों तीसरा पार्ट है आपका अंग्रेजी भाषा का और अंग्रेजी भाषा में आपका पहला प्रश्न है, द एम ऑफ टीचिंग ग्रामर आर फर्स्ट to develop scientific attitude, second to assimilate correct pattern of the language, third to develop understanding for the language, fourth all of these। तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा के पहले प्रश्न में आपका जो सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका 4th ऑप्शन ऑल ऑफ दीज बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द टीचिंग ऑफ ग्रामर टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी कि बच्चे के भाषा विकास में आपका साइंटिफिक एटीट्यूड यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए, साथ ही साथ करेक्ट पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज यानी कि जो उसका एसिमिलेशन हो रहा है यानी कि एसिमिलेट हो रहा है वो आपका करेक्ट पैटर्न में होना चाहिए। और तीसरा जो है आपका उसकी भाषा की जो समझ है वो आपका भाषा की समझ होनी चाहिए। इसलिए आपका पहले नंबर के प्रश्न में तीनों जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए आपका चौथा विकल्प ऑल ऑफ दी यानी कि ये सभी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका अंग्रेजी भाषा में, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस टीचिंग ऑफ ग्रामर, फर्स्ट एज, सेकंड लेवल, थर्ड यूटिलिटी, फोर्थ ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प ऑल ऑफ दीज बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
ग्रामर टीचिंग में आपका जो फैक्टर को इन्फ्लुएंस करेगा, बढ़ाएगा, वो आपका उम्र भी होगा, उसकी क्षमता भी होगी, उसका लेवल भी होगा और उसकी यूटिलिटी, उसकी आवश्यकता भी होगी। इसलिए आपका दूसरे नंबर के प्रश्न में ऑल ऑफ दीज, ये सभी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका अंग्रेजी भाषा में स्ट्रक्चरल ग्रामर एम्फेसाइज। फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस, सेकंड फ्रेज ऑफ सेंटेंस, थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस और फोर्थ है आपका ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल ग्रामर जो होता है वो आपका जोर देता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर, इसलिए आपका तीसरे नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपका द गुड हैबिट हैव इम्पोर्टेंट प्लेस इन चाइल्डहुड बिकॉज दीज कैन फर्स्ट shape the good personality of the child, second work as a cumulative capital for the person in future, third make discipline, fourth all of these। तो दोस्तों चौथे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा जो विकल्प है ऑल ऑफ दीज बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक अच्छी आदत जो होती है वो बचपन के समय में बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि आपका शेप द गुड पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे का जो शेप है उसको उसकी अच्छी पर्सनालिटी के लिए, उसके साथ वर्क एज क्यूमुलेटिव कैपिटल फॉर द फ्यूचर, यानी कि बच्चे का भविष्य में अच्छे तरीके से विकास हो सके, और साथ ही साथ तीसरा जो आपका मेक डिसिप्लिन, यानी कि बच्चे का उचित तरीके से अनुशासनात्मक आपका विकास हो सके। इसलिए आपका चौथे नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प ऑल ऑफ दीज बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपका अंग्रेजी भाषा में द प्ले वे मेथड इज यूज इन टीचिंग। फर्स्ट राइटिंग स्किल, सेकंड स्पेलिंग, थर्ड वोकैबुलरी, फोर्थ ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों द प्ले वे मेथड में यानी कि जो टीचिंग में प्ले वे मेथड होता है उसमें आपका स्पेलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आपका पांचवें नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपका इंग्लिश भाषा में द क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज द फर्स्ट कॉग्निटिव कोड, सेकंड ऑडियो लिंगुअल, थर्ड बोथ 1 and 2, फोर्थ नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों छठवें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि बोथ 1 and 2। क्यों? क्योंकि क्लासिकल मेथड जो होता है अंग्रेजी भाषा में उसमें कॉग्निटिव कोड और ऑडियो लिंगुअल इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है क्लासिकल मेथड में, इसलिए आपका छठवें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपका इफेक्टिव इंस्ट्रक्टर टीच स्टूडेंट स्ट्रेटेजी यूजिंग मिनिमल रिस्पॉन्स, रिकॉग्नाइजिंग स्क्रिप्ट एंड यूजिंग लैंग्वेज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज, दीज स्ट्रेटेजी हेल्प स्टूडेंट लर्न टू फर्स्ट स्पीक, सेकेंड राइट, थर्ड लिसन, फोर्थ रीड। तो दोस्तों सातवें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा स्पीक। क्यों? क्योंकि यह जो रणनीति होगी दिस स्ट्रैटेजी हेल्प स्टूडेंट टू लर्न, यानी कि यह जो रणनीति होगी आपका यह बच्चे में बोलने के कौशल को विकसित करेगा, इसलिए आपका सातवें नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा हिंदी में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं ये आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि आप अगर इंग्लिश आपका सेकंड लैंग्वेज है सीटेट में तो आपको अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसका अर्थ समझ पा रहे होंगे कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। और दोस्तों आठवां प्रश्न है आपका इंस्ट्रक्टर्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स ओवरकम दिस reticence by assuring them that misunderstanding and the need for clarification can occur in any type of interaction whatever the participant language skills level. This particular strategy refer to which of the following? First using minimal response, second recognizing script, third language to talk about language, फोर्थ नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों आठवें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लैंग्वेज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि आपका ये जो रणनीति है इस रणनीति को, इस स्ट्रैटेजी को लैंग्वेज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज यानी कि भाषा के बारे में, भाषा की विचारधारा को बताया जाता है, इसलिए आपका आठवें नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों नौवां प्रश्न है आपका एक्सप्रेशन कंटेंट चैनल इज यूज इन फर्स्ट स्पीकिंग, सेकंड लिसनिंग, थर्ड बोथ 1 and 2, फोर्थ नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों नौवें नंबर के प्रश्न में अंग्रेजी भाषा के आपका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा लिसनिंग। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन कंटेंट चैनल इज यूज इन
लिसनिंग। सो आपका 9वें नंबर के प्रश्न में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों 10वां और आखिरी प्रश्न आपका अंग्रेजी भाषा में, मेथड ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन इज फर्स्ट लिमिटेशन, सेकंड फोनेटिक, थर्ड सब्सिडरी, फोर्थ ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों आखिरी प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा 10वें प्रश्न में अंग्रेजी भाषा के, वो आपका चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि मेथड ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन यानी कि प्रोनाउंसिएशन की शिक्षण विधि में लिमिटेशन, फोनेटिक और सब्सिडरी इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों मेथड का प्रयोग किया जाता है, लिमिटेशन का भी, फोनेटिक का भी और सब्सिडरी का भी। इसलिए आपका 10वें नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प ऑल ऑफ दीज बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों चौथा पार्ट है आपका सामाजिक अध्ययन का, आर्ट वाले बच्चों के लिए, जिसमें कि आपका सामाजिक अध्ययन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इस वीडियो में। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन से, ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित के द्वारा होता है। पहला फ्लोरोकार्बन द्वारा, दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा, तीसरा फ्लूरोकार्बन द्वारा और चौथा उपरोक्त सभी के द्वारा। तो दोस्तों सामाजिक अध्ययन के पहले प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओजोन परत का जो क्षरण होता है वो CFC के द्वारा अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है, आप सभी जानते भी होंगे। इसलिए आपका पहले नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प सामाजिक अध्ययन में राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन जिसे 1922 ईस्वी में वापस ले लिया गया, उसका निम्नलिखित में से क्या कारण था? पहला कांग्रेस द्वारा कठोर नीति अपनाने के कारण, दूसरा गांधी जी का स्वास्थ्य, तीसरा चौरी चौरा हत्याकांड और चौथा सरकार की अपील पर। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा जो विकल्प है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, चौरी चौरा हत्याकांड के बदले में असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में वापस ले लिया गया। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि क्या होगी? पहला 12.5 मिनट, दूसरा 7 मिनट, तीसरा 1 घंटा 42 मिनट और चौथा कोई अधिकतम अवधि नहीं होती है। तो दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प 7 मिनट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि 7 मिनट की होती है, इसलिए आपका तीसरे नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपका, पवन की गति का कारण है। पहला पृथ्वी की घूर्णन गति, दूसरा दाब प्रवणता, तीसरा फेरेल का नियम और चौथा सूर्यताप। तो दोस्तों चौथे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सटीक और सही आंसर होगा वो आपका दूसरा विकल्प हो जाएगा, दाब प्रवणता। क्यों? क्योंकि पवन की गति का सबसे मुख्य कारण होता है उसकी दाब की जो प्रवणता होती है, वही उसकी गति का मुख्य कारण होती है, वायु की गति का या फिर पवन की गति का। तो दोस्तों चौथे नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्न कथन पर ध्यान दीजिए। तो कथन क्या है? मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के बिल्कुल पास ही पश्चिम की ओर ईंटों से बने हुए 27 खंड ब्लॉक हैं, जिनके बीच में संकरी गलियां हैं। इसकी कुल लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 50 मीटर और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक 27 मीटर है। ऐसी ही कुछ संरचनाएं हड़प्पा, कालीबंगन और लोथल में भी पाई गई हैं। इन संरचनाओं को किसके रूप में पहचाना गया है? तो दोस्तों पांचवें नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प है नगर, दूसरा है नहर, तीसरा है गोदी और चौथा है कठोर अन्नागार। तो दोस्तों पांचवें नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प जो है कठोर अन्नागार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका पैसेज दिया है, यानी कि ये जो बताया जा रहा है इस गद्यांश से, मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार के बिल्कुल पास ही पश्चिम की ओर ईंटों से बने हुए 27 खंड ब्लॉक हैं, इसके हिसाब से कठोर अन्नागार जो है वही आपका राइट ऑप्शन चौथा विकल्प हो जाएगा इस कथन को पढ़ने पर। अब दोस्तों छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? पहला बलुई दोमट, दूसरा दोमट बालू, तीसरा मटियार दोमट और चौथा दोमट। तो दोस्तों छठवें नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प बलुई दोमट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बलुई दोमट मिट्टी में जो जल धारण की क्षमता होती है, अर्थात बलुई दोमट मिट्टी में पानी जो है बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता है, बहुत जल्दी पानी सूख जाता है, इसलिए इसकी जल धारण करने की जो क्षमता होती है बलुई दोमट मिट्टी में वो सबसे कम होती है। इसलिए आपका छठवें नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब सातवां प्रश्न है आपका, सामाजिक अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? पहला फिरोज शाह मेहता, दूसरा हकीम अजमल खान, तीसरा खान अब्दुल गफ्फार खान और चौथा सर सैयद अहमद। तो दोस्तों सातवें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प हकीम अजमल खान बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हकीम अजमल खान जो है विकल्प में दिया गया है, यह बिल्कुल जो है कभी भी कांग्रेस के साथ संबद्ध नहीं रहे। बाकी फिरोज शाह मेहता, खान अब्दुल गफ्फार खान और सर सैयद
और सर सैयद अहमद, ये सभी के सभी कांग्रेस के साथ हमेशा जुड़े रहे। इसलिए आपका 7वें नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपका सामाजिक अध्ययन में विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकता है? पहला 21 मार्च, दूसरा 22 दिसंबर, तीसरा 21 जून और चौथा प्रत्येक दिन। तो दोस्तों 8वें नंबर के प्रश्न में पहला जो विकल्प है 21 मार्च बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत आपका 21 मार्च को चमकता है, इसलिए आपका 8वें नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल ऑयल सीड क्रॉप है? फर्स्ट मैसूर, सेकंड लोहिया, थर्ड सूर्यमुखी और चौथा बरसीम। तो दोस्तों 9वें नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प जो सूर्यमुखी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तिलहनी फसल के रूप में सूर्यमुखी का इस्तेमाल किया जाता है, न कि मसूर, लोबिया और बरसीम का। 10वां प्रश्न है आपका निम्नलिखित भौगोलिक दशाओं के आधार पर बताइए कि यहाँ किस फसल की कृषि की जा सकती है? पहला उष्ण आर्द्र जलवायु, दूसरा तापमान 20 डिग्री से 27 डिग्री, तीसरा वर्षा 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर और चौथा चिकनी, गहरी चिकनी या दोमट मिट्टी। अब इन चारों गुण या विशेषताओं को देखते हुए हमको बताना है कि इसमें कौन सी जो फसल है वो सबसे अच्छे तरीके से उगाया जा सकता है। पहला कपास, दूसरा गन्ना, तीसरा जूट, चौथा चावल। तो दोस्तों 10वें नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प चावल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उष्ण आर्द्र जलवायु जहाँ होगा और 20 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तापमान होगा और 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर बारिश होगी और चिकनी, गहरी या दोमट मिट्टी होगा तो उस पर चावल सबसे अधिक उत्पन्न होगा, इसलिए आपका 10वें नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 11वां प्रश्न है 1919 ईस्वी अधिनियम में द्विशासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? पहला मॉन्टेग्यू, दूसरा तेज प्रताप सप्रू, तीसरा लाइनेल कर्टिस और चौथा चैम्सफोर्ड। तो दोस्तों 11वें नंबर के प्रश्न में आपका पहला जो विकल्प है मॉन्टेग्यू बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि 1919 अधिनियम में द्विशासन धारण को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले परिचित कराया था वे मॉन्टेग्यू थे, इसलिए आपका 11वें नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपका सामाजिक अध्ययन में कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? पहला बम्बई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा लखनऊ, चौथा मद्रास। तो दोस्तों 12वें नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प कलकत्ता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का 1906 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था वह आपका कलकत्ता में हुआ था, इसलिए आपका 12वें नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपका निम्नोक्त आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया? पहला 1920-22 ईस्वी का असहयोग आंदोलन, दूसरा 1919 ईस्वी का रोलेट सत्याग्रह, तीसरा 1918 ईस्वी की अहमदाबाद हड़ताल और चौथा बारडोली सत्याग्रह। तो दोस्तों 13वें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा जो विकल्प है 1918 ईस्वी की अहमदाबाद हड़ताल, यह जो है इसको भूख हड़ताल के रूप में महात्मा गांधी जी ने इस्तेमाल किया था 1918 ईस्वी की अहमदाबाद हड़ताल को, इसलिए आपका 13वें नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपका भारत से उपलब्ध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। पहला उत्तर को, दूसरा दक्षिण को, तीसरा पूर्व को, चौथा पश्चिम को। तो दोस्तों 14वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा उत्तर को। क्यों? क्योंकि भारत से उपलब्ध पराचुंबकीय परिणामों से यह संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में यानी कि पिछले समय में भारतीय जो स्थल पिंड हैं वे उत्तर दिशा की ओर थोड़े से जो है वो खिसके हैं, अर्थात वो जो है वो उसका थोड़ा सा स्थान चेंज हुआ है, इसलिए आपका 14वें नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प उत्तर को बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 15वां प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? पहला हुगली, दूसरा भागीरथी, तीसरा गोदावरी और चौथा कृष्णा। तो दोस्तों 15वें नंबर के प्रश्न में आपका पहला जो विकल्प है हुगली बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख जो है वो आपका हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, इसलिए आपका 15वें नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपका सामाजिक अध्ययन में काल बैसाखी किसका प्रकार है? पहला शस्य स्वरूप, दूसरा केरल में प्रचलित एक धार्मिक अनुष्ठान, तीसरा चक्रवाती तूफान और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 16वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि चक्रवाती तूफान। क्यों? क्योंकि काल बैसाखी जो है वो आपका चक्रवाती तूफान का एक प्रकार है, इसलिए आपका 16वें नंबर के प्रश्न में
तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, दिन तथा रात्रि की अवधि 24 घंटे से अधिक वाले कटिबंध निम्न में से कौन से हैं? पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा शीत कटिबंध और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 17वें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा जो विकल्प है शीत कटिबंध बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिन तथा रात के 24 घंटे के समय से अधिक वाले कटिबंध में शीत कटिबंध है, इसलिए आपका 17वें नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपका, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है? पहला ओल्ड चिक्स, दूसरा कुगर्स, तीसरा अरेबिका, चौथा केंट्स। तो दोस्तों 18वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प अरेबिका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत में उगाई जाने वाली जो सबसे अधिक प्रकार की कॉफ़ी की किस्म है वो आपका अरेबिका है, इसलिए आपका 18वें नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, सभी संस्कार व्यधर्मा हैं, अप्रमाद के साथ आपने मोक्ष का संपादन करें। इन वचनों का श्रेय किसे दिया जाता है? अर्थात यह जो वचन है वो किसके द्वारा कहा गया है? पहला कृष्ण, दूसरा महावीर, तीसरा बुद्ध, चौथा शंकराचार्य। तो दोस्तों 19वें नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प महावीर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी संस्कार व्यधर्मा हैं, अप्रमाद के साथ अपने मोक्ष का संपादन करें, यह जो वचन है आपका महावीर के द्वारा कहा गया है, इसलिए आपका 19वें नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब 20वां और आखिरी प्रश्न होगा आपका इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन का, और इस वीडियो का भी आखिरी प्रश्न होगा, किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हो गया? पहला परवर्ती वैदिक युग, दूसरा मौर्य साम्राज्य, तीसरा गुप्त युग और चौथा उत्तर गुप्त काल। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका इस प्रश्न में जो सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो आपका चौथा विकल्प उत्तर गुप्त काल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्तर गुप्त काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ था, वो आपका उत्तर गुप्त काल में हुआ था, इसलिए आपका 20वें और आखिरी प्रश्न में आपका चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका सीटेट 2020-21 के लिए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज हमारे इस चैनल पर चलाई जा रही है उसके पहले पार्ट का पहला वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हुआ, और इस वीडियो में हमने टोटल 50 प्रश्न को शामिल किया था जो कि टोटल 4 सब्जेक्टों से थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट के जूनियर लेवल में 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें पहला होता है बाल विकास मनोविज्ञान, दूसरा होता है आपका हिंदी, तीसरा होता है अंग्रेजी और चौथा होता है आपका सामाजिक अध्ययन आर्ट वाले विद्यार्थियों के लिए, और साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए गणित और विज्ञान होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका सीटेट 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के सुपर 50 का पहला वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही लाभकारी साबित होगा आपके आगामी सीटेट 2020-21 की परीक्षा के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि आपको इस चैनल पर लगातार इसी तरीके से बेहतरीन मटेरियल्स सीटेट, यूपीटेट और सभी राज्यों की टेट परीक्षाओं के अलावा सभी प्रकार की कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए मिलते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।